friends, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So आज हम करने वाले हैं टुवर्ड्स फ्रीडम का सेकंड पार्ट, रिवीजन सेकंड पार्ट है ये हमारा। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ चैप्टर में से कवर करवाया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। ये चल रही है रिवीजन सीरीज, राइट। चैप्टर पूरी बुक के में ऑलरेडी सारे चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोई चैप्टर देखना है तो अपलोड्स में जाओ, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब हम कर रहे हैं फेस टू फेस रिवीजन, राइट। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट जरूर देखना वरना सेकंड पार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा। रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखो अभी हम बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिश थे हमारे देश में आए, व्यापार करने के लिए आए थे और इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे हम ही पर ये लोग हावी हो गए थे। बहुत ज्यादा हम लोगों पर अत्याचार करने लगे थे। हमारे व्यापारियों से जबरदस्ती चीजें कहते थे कि आपको यही चीज का व्यापार करना है, या फार्मर से जबरदस्ती कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज उगानी है जो उनके फायदे की थी, वो लोग वो चीज करने लगे थे। एक टाइम ऐसा आ गया कि लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, लोग विद्रोह के लिए उतर आए। Ever since the coming of British people in different parts of India had become protesting against their unfair policies. जब से ब्रिटिश हमारे भारत में आए थे ना एक्चुअली, तो अलग अलग पार्ट्स में धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आने लगा कि ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। अनफेयर पॉलिसीज के खिलाफ बोलना चाहिए, बल्कि जो इनकी जो गलत पॉलिसीज थी, जो इनके गलत तरीके थे, उसके खिलाफ लोग जो थे वो बोलने लग गए थे आप एकदम। However, there was no unity in their protest. जबकि हम ये सब जो अच्छे से जानते हैं कि शुरुआत में जो हम लोगों ने जो इनके खिलाफ आवाज उठाई, देश में एकता नहीं थी, इसीलिए एकदम से ये जा भी नहीं पाए थे। 200 साल तक टिक भी गए थे, बहुत बड़ा असर था 200 साल करीबन। इट वॉज ओनली इन 1857 दैट अ मेजर रिवॉल्ट ब्रोक आउट। ये केवल हो पाया जब बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो हुआ वो हुआ 1857 में। दैट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही 1857 की जो क्रांति है ये पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाती है। प्लस इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सिपाही म्यूटिनी या फिर ग्रेट वॉर ऑफ 1857। इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है, इसी को हम ग्रेट वॉर ऑफ 1857 भी बोलते हैं। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था स्वतंत्रता की तरफ स्ट्रगल जो भी लोग कर रहे थे। 1857 एक बहुत ही एक मेजर रोल अदा करता है इस चीज में। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। ये रिवॉल्ट किसने किया था, ये किया था भारत के जो लोग सिपाही की तरह काम करते थे ब्रिटिश आर्मी में। अब ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा रिवोल्ट करने की क्या जरूरत थी। एक न्यू राइफल कॉल्ड इनफील्ड हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एक नई राइफल जो थी इनफील्ड नाम से वो इंट्रोड्यूस हुई भारत में। अब उसमें क्या हुआ, एक र्यूमर स्प्रेड हो गई। र्यूमर मतलब अफवाह, स्प्रेड होना यानी कि फैल जाना। एक अफवाह फैली उस समय दैट द ग्रीस यूज्ड इन दीज बुलेट्स वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो जो वो बोला गया, लोगों ने ऐसे ही मतलब एक अफवाह दी, अभी सच्चाई पता नहीं इसके अंदर थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ र्यूमर ही लिखा हुआ है कि अफवाह फैली कि जो ग्रीस यूज की जाती है उस बुलेट में, ठीक है, गोली में, तो वो किससे थी, वो थी ग्रीस्ड किस चीज से, दैट वाज ग्रीस्ड ओनली विद द used in the bullets was made from fat of cow और pig से। अब soldiers had to bite off the greased wrapper। अब soldiers को क्या करना था, बुलेट के ऊपर जो greased wrapper होता था ना, उसको bite off करके निकालना पड़ता था, ऐसे ऐसे काट के निकालना होता था, ठीक है, बुलेट के ऊपर से, before loading it in the rifle। This was against their religious sentiments। लेकिन ये तो बिल्कुल खिलाफ था उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, जैसे उनकी धार्मिक भावनाएं थी, उसके खिलाफ था। क्यों खिलाफ था, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स अब दे रिफ्यूज टू यूज दीज राइफल्स एंड रिवॉल्टेड। उन्होंने यूज करना मना कर दिया इन राइफल्स को और रिवॉल्ट कर दिया। अब क्यों इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ था ये, क्योंकि जो हिंदू होता था वो बोलता था हम गाय की चर्बी अपने मुंह में नहीं लगाएंगे, राइट। और जो मुस्लिम होते थे वो पिग की चर्बी को अपने मुंह नहीं लगा सकते, तो उन लोगों के लिए पाप होता था। तो अब इन लोगों ने तो कहा कि हम तो ये राइफल्स यूज नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा हमारी नौकरी करते हुए करना पड़ेगा। यहाँ हुई मारपीट आई और यहाँ पर इस तरीके से जो हमारे सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ एंड सून स्प्रेड टू द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। हुआ क्या, यहाँ पर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ में, एंड सून बहुत ही जल्द ये रिवॉल्ट जो था ये फैल गया था बहुत ज्यादा नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने ज्वाइंट कर लिया ये रिवॉल्ट। अब देखो सभी लोग तो परेशान थे, फार्मर्स भी इनसे परेशान है, हमारे देश के क्राफ्ट्समैन भी परेशान है, दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग भी जो थे वो भी बहुत परेशान थे। तो सबने मिल मिला के इनके साथ, इनके खिलाफ हो गए, सब के सब विद्रोह कर दिया उन्होंने। द सोल्जर्स डिक्लेयर्ड दैट लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर देयर लीडर। अब सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर माने जाते हैं, उनको बोल दिया कि ये लोग लाल किला पहुंच गए थे एक्चुअली ये सोल्जर्स, ठीक है।
और वहां बहादुर शाह जफर का लाल किला नहीं, सॉरी, रेड फोर्ट, ठीक है। अब रेड फोर्ट को जो था ये मुगलों का घर हुआ करता था, रेड फोर्ट मतलब जो है ना हमारा दिल्ली में, ठीक है। अब ये वहां पहुंचे और वहां पे जाके इन्होंने बोला बहादुर शाह जफर जी से, इन्होंने मनाया उन्हें कि भैया आप हमारे लीडर बन जाए। शुरू में तो बहादुर शाह जफर जी तैयार नहीं थे, उनका नहीं भैया, क्योंकि वो भी समझ गए थे अंग्रेज तो बहुत हावी हैं हम पर। लेकिन बाद में बहादुर शाह जफर जो थे वो मान गए थे। द रिवॉल्ट लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर। कहाँ से किसने कौन लीडर रहा वो बात अच्छे से याद रखना। रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी एंड बेगम हजरत महल एट अवध। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि कौन कहां से कौन लीडर बन रहा था एक तरीके से, ठीक है। फिर आ जाइए, आफ्टर डिफीटिंग द म्यूनिटर्स द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह जफर टू बर्मा नाउ म्यांमार, he spent last 5 years of his life in Rangoon, now Yangon. With his death in 1862, 3 centuries of Mughal rule came to an end. Actually क्या हुआ था, ये फाइनली बहादुर शाह जफर वगैरह लोग तो सब हार गए थे ब्रिटिश से। लास्ट में इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जेल वेल में बंद कर दिया, इनको रंगून भेज दिया, देश निकाला दे दिया। वहां पर इनकी डेथ हो गई और बोल रहे हैं कि भैया 3 सेंचुरी 300 साल मुगलों ने भी हमारे यहाँ शासन किया, तो वो रूल एक तरीके से बहादुर शाह जफर पे जाकर हमारा खत्म हो जाता है। अब इस रिवॉल्ट के बाद हुआ क्या, ठीक है, इस रिवॉल्ट के बाद हुआ क्या। एक्चुअली इस रिवॉल्ट में भी एक कहानी है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एक मंगल पांडे जो सिपाही थे उनका डेथ हो गया था, इसमें उनको फांसी दे दी गई थी। ये सब जब झगड़ा वगड़ा हुआ था ये जो हमारा ये सिपाहियों के बीच में और ब्रिटिश आर्मी के बीच में, सो मंगल पांडे ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनको फिर क्या है फांसी दी गई। और जब फांसी दी गई तो फिर हमारे सिपाहियों से बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन लोगों ने फिर कर दिया पूरा प्रॉपर विद्रोह। और इसके बाद क्या हुआ, अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि भैया एक रिवॉल्ट हो गया बिल्कुल। आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश सरप्रेस्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश तो बिल्कुल लग गए थे कि भैया उन्होंने तो पूरी हमारी जो वॉर थी उसको पूरा दबाया। मेनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। ये पहला रिवॉल्ट तो फेलियर हो गया एक तरीके से। ब्रिटिश तो नहीं गए 1857 के बाद हमारे देश से, वो कब गए 1947 में, ठीक है, तो तब तो गए नहीं थे। He did not spread to all, it did not spread to all parts of India। एक साथ तो ये फैला ही नहीं पूरे भारत में, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर पार्ट में फैला, लेकिन ये रिवॉल्ट जो था वो पूरे भारत में एक साथ तो नहीं फैल पाया था। तो इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स। जो भारत के सोल्जर्स थे उनके पास ना तो इतना पैसा था, ठीक है, कि अंग्रेज जैसी बड़ी ताकत से उस वक्त वो तुरंत से लड़ पाते, तो सिपाहियों पे इतने पैसे नहीं थे, प्लस गुड वेपन्स नहीं थे उनपे, अच्छे हथियार भी नहीं थे कि वो उनके खिलाफ एकदम से प्रॉपर लड़ाई लड़ पाए। द रिवॉल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। और ये जो रिवॉल्ट था ये बहुत अच्छे से, मतलब जैसे कोई भी काम आप करते हो ना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया गया था ये, ठीक है। गुस्सा आया, आपने रिवॉल्ट कर दिया, बहुत ज्यादा सोचा नहीं समझा नहीं, प्लानिंग नहीं हुई बहुत ज्यादा अच्छे से, और कोई प्रॉपर लीडर नहीं हुआ जो बिल्कुल अच्छे से प्लान करके इस चीज को करता, तो ये रिवॉल्ट जो था वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ प्रॉपरली। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेल एक्यूप्ड। और दूसरी तरफ अगर हम देखें उस समय ब्रिटिश सोल्जर्स होते उनके पास तो बहुत अच्छे से हथियार वगैरह थे, विद मॉडर्न वेपन्स। उनके जो हथियार थे, वेपन्स जो थे वो काफी मॉडर्न थे एंड वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और वो लोग तो भाई माहिर थे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया। हमारे देश के लोग बहुत बहादुर थे, ऐसी बात नहीं कि वो बहादुर नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी, बेगम हजरत महल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, तात्या टोपे, नाना साहिब, ये सब बहुत बहादुर थे। लेकिन बच्चे सिर्फ बहादुरी से तो कुछ नहीं होता है ना, उसके साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग भी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें नहीं हुई। और इस वजह से जो पहला रिवॉल्ट था वो दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। आफ्टर द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड, जब ये रिवॉल्ट दबा दिया गया था, मैनी इंडियंस वर ईदर किल्ड और पुट इनटू प्रिजन। अब यहाँ पर अत्याचार एक नेक्स्ट लेवल पर हो गए, मतलब और ज्यादा बढ़ गए। अंग्रेज तो चिढ़ गए ना, आप किसी को ऐसा धक्का मार रहे हो, अपने देश से बाहर निकाल रहे हो, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना व्यापार वगैरह कर रहा है, जो खूब पैसा कमा रहा है, तो चिढ़ नहीं है। इन्होंने क्या किया, आफ्टर द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड मेनी इंडियंस वर ईदर किल्ड और पुट इनटू प्रिजन। बहुत सारे भारतीयों को या तो मार दिया गया या तो जेल खाने में डाल दिया गया। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858। यहाँ एक चैप्टर तो खत्म होता है, वो होता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन यहाँ खत्म हुआ 1858 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अंग्रेज नहीं गए हैं अभी भारत छोड़ के, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्चुअली में जिसकी एंट्री हुई थी ना, सबसे पहले जो व्यापार करने आई थी हमारे देश की कंपनी, वो कंपनी फिनिश, ठीक है, 1858 में।
उसका जो शासन हमारे ऊपर हो गया था वो फिनिश हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पूरा राजकाज था ना हमारा, जो हमारा सरकारी कामकाज वगैरह होगा, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टेकन ओवर कर लिया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज। जो भी इंडियन प्रिंसेस वगैरह थे उनको कहा गया कि ठीक है आप शासन तो कर लो अपने 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 इलाकों में, लेकिन सुप्रीम पावर कौन है? हम। ब्रिटिश बोल रहे हैं सुप्रीम पावर कौन है? हमें। बेसिकली हमारा शासन है। मतलब एक ये देखो, ये बात तो भी समझ गए थे कि एकदम से तो हमको ये लोग अपनाएंगे नहीं। जैसे हमारे साथ हमारा इतना विद्रोह हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाई। राजाओं को बोला ठीक है तुम अपनी टेरिटरी में शासन कर लो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे से ऊपर पावर किसकी मानी जाएगी? हमारी क्वीन की मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। अब ये काम बहुत अच्छा कर गई है कि मॉडर्न एजुकेशन जो थे वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी हमारे देश में। ग्रेजुअली एजुकेटेड, लेकिन फिर देखो क्या हुआ, ग्रेजुअली एजुकेटेड इंट्रोड्यूस्ड मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सो ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, एजुकेटेड जो भारतीय थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैनी, मतलब बहुत सारी, सोशल माने सामाजिक, एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो बहुत सारे क्या हुआ, एक तरीके से बहुत सारे सामाजिक और जो रिलीजियस है, धार्मिक है, वो सुधारक भी आए। लोग पता है बहुत दकियानूसी बातें भी सोचा करते थे भाई पहले हमारे, जैसे कि बच्चों की शादी कर देते थे, या विधवा हो गई अगर कोई लेडी तो उसकी शादी नहीं करनी है दोबारा। एक बहुत गंदी प्रथा थी, वो थी सती प्रथा। एक औरत को जिंदा जला देते थे, अगर उसका पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा ही चिता में जला देते थे। तो बहुत सारी खराब जो चीजें थी वो भी खत्म हुई थी उस समय पे। अब रिफॉर्मर्स सच एज राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड देवेंद्र नाथ टैगोर वर एक्टिव थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय पे, इस जो शासन का समय था इनका, बोल रहे हैं ये लोग बहुत एक्टिव थे। एक्टिव मतलब ये सोशल रिफॉर्म्स के काम कर रहे होंगे। जैसे दे स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेन द सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती, किलिंग फीमेल बेबीज, चाइल्ड मैरिज एंड द कास्ट सिस्टम। अब ये जो राजा राममोहन राय है, ईश्वर चंद्र चटर्जी विद्यासागर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये लोग जो थे इन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने इसके खिलाफ किया, सब मतलब लोगों को समझाया होगा काफी, सती प्रथा के खिलाफ। किलिंग फीमेल चाइल्ड, लड़की होती थी उसको मार देते थे। ठीक है, बच्ची पैदा हुई उसको मार दिया जाता था उस वक्त। ठीक है, चाइल्ड मैरिज कर देते थे, बच्चों की शादी कर देते थे। कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, हिंदू है तुम मुस्लिम है, हिंदू में मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, मुस्लिम में हिंदी, आज तो सब फ्री है ना। तो ये सब चीजें, तो ये इन सब बातों को ना एनकरेज नहीं करते थे बिल्कुल। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनकरेज किया, दे ऑल्सो एनकरेज विडो रीमैरिज। ठीक है, कि विधवा की भी दोबारा शादी कर दो, उसको भी जीने का हक है ना लाइफ को। तो अच्छे से, ऐसा थोड़ी एक बार पति मर गया तो आपका लाइफ ही खत्म हो गया वहां पे। नहीं, इन्होंने विधवा विवाह को भी आगे बढ़ाया, एनकरेज किया। प्लस एजुकेशन ऑफ वुमेन पे बहुत ज्यादा काम किया कि भाई लेडीज को भी एजुकेट करो। वो एजुकेटेड होंगी, ऑब्वियसली बात है, फैमिली पूरी अच्छे से एजुकेटेड होगी। प्लस एक आत्मनिर्भरता आती है आपके अंदर, जब आप पढ़े लिखे होते हो, आपको सही गलत सबकी पहचान होती है। तो इस चीज पे इन्होंने बहुत काम किया था। राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ। एजुकेटेड इंडियन ने रियलाइज किया दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडियन पुअर एंड बैकवर्ड्स। जो भारतीय पढ़ लिए ना, ठीक है, अब उन्हें समझ में आ गया। देखो, पढ़े लिखे व्यक्ति को सही और गलत की पहचान हो जाती है। तो यहाँ क्या हुआ, जब एजुकेशन मिल गई तो एजुकेटेड इंडियंस को समझ में आया कि जो ब्रिटिश है ना वो भारत को पुअर और बैकवर्ड ही रखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ठीक है, दिस रिलेशन यूनाइटेड द इंडियंस। अब ये जो होता है ना, वो गरीब का गरीब से संबंध, जिसे बोलते हैं ना पिक्चरों में आता नहीं, गरीब का गरीब से जो संबंध होता है वो किसी चीज से नहीं होता है ना, ऐसे वाले डायलॉग पिक्चरों में आते हैं। तो उसने क्या किया, लोगों को एका किया, मतलब लोगों में एका डेवलप हुआ। लोगों को समझ में आया कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है इस तरीके से, तो हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा। तो ये ब्रिटिश चाहते हैं कि हम अनपढ़ गंवार बने रहे, इनके नौकर बने रहे एक तरीके से, राइट। स्लोली द फीलिंग ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे ये जो फीलिंग थी हमारी यूनिटी जो है, इसकी वजह से आगे बहुत ज्यादा हो गई। यूनिटी, लोगों में एकता आ गई, नेशनलिज्म आ गया बहुत ज्यादा, ग्रू करके, ग्रू मतलब आगे बढ़ना, जैसे ग्रो की सेकंड फॉर्म तो है ना, ग्रू। ठीक है, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई फीलिंग ये वाली। द ग्रूइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक लोगों का ग्रुप बना, वो ग्रुप को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कांग्रेस के बारे में, वो आज भी वो पार्टी है। ठीक है, अब ये कब बनी थी, 1885 में बनी थी। भाई हमें भी तो अपने कोई लीडर चाहिए ना, हमारी तरफ से कौन लड़ाई लड़ता। तो यहाँ पर ये पार्टी बनी एक तरीके से। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय द इंग्लिश मैन नेम्ड
एलन ऑक्टेविन ह्यूम। अब ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। अब जो एक अंग्रेज के द्वारा ही जो है ये फॉर्म की गई थी। अब इसके पीछे भी ना दो कहानियां हैं भाई। एक तो ये है कि हाँ ये बहुत अच्छे थे, उन्होंने फॉर्म करवाई। दूसरी कहानी ये थी कि अंग्रेज क्योंकि समझ गए थे कि भाई हिंदुस्तानी हमारे सब खिलाफ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई हम लोगों को थोड़ा शांतवंत करने के लिए एक इन्होंने ये पार्टी बना दी थी। तो अब रियलिटी क्या है तो आई डोंट नो, बट आपको इतना याद रखना है कि जो फॉर्म की गई थी ना कांग्रेस की, किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम का पूरा नाम याद कर लेना। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे। अब ये जो ग्रुप था, ये जो पार्टी बनी थी, इसका जो पहला सेशन होता है, सेशन समझ लो, ऐसे समझ लो लाइक आपने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया तो उसकी पहली मीटिंग जो की, ठीक है, तो पहला सेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? बॉम्बे, यानी कि जो नाउ मुंबई कहलाता है। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। डेलीगेट्स मतलब 72 बंदे समझ लो आप। 72 अलग अलग जो थे वो लोग आए थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। लोग भी कौन से ऐसे साधारण वाले नहीं, मतलब जो लीडर्स बने हुए होंगे ना वो आए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वॉज उमेश चंद्र बनर्जी। जो प्रेसिडेंट थे, ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? ये जो हमारा सेशन हुआ, पहला सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। देन आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सीजन। आफ्टर दैट मतलब एक तरीके से इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस जो थी उनके जो अलग अलग सिटीज में जो थे वो लोग मिलने लगे लोग। इट स्लोली बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग। और धीरे धीरे जो ग्रुप बना ये बहुत स्ट्रांग होने लगा। इट अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस समय। इन्होंने क्या किया? लोगों के बीच में एकता जागृत करने का काम किया, अवेकन किया, मतलब एक तरीके से जगाया। किसको जगाया? द स्पिरिट, आत्मा को। किस चीज की? ऑफ यूनिटी। भैया एक रहो, एक तरीके से वो लोग समझा रहे थे लोगों को कि भैया हम एक रहेंगे तभी हम इन ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर हम टूटे टूटे रहेंगे तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे इनसे। At the same time, it requested the government to introduce reforms to improve the living condition of the people. अब यही ग्रुप जो था ये गवर्नमेंट को क्या कह रहा था? रिक्वेस्ट करता था कि भाई आप रिफॉर्म्स को, सुधारों को लाइए, इंट्रोड्यूस कीजिए। किस लिए? क्योंकि भाई सुधार कीजिए, हमारे जो भारतीय हैं उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत खराब है, उस चीज को सुधारिए। तो हमारी बात कौन पहुंचाता था? ये जो हमारा कांग्रेस का जो ग्रुप बना था ना, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाता था हमारी बात को, राइट। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ कांग्रेस वरीड द ब्रिटिश। अब जो कांग्रेस का ये जो ग्रुप था, जैसे जैसे ये ग्रो होता गया तो ब्रिटिश भी समझ गए कि यार बहुत गड़बड़ हो गई है। तो मतलब ये ऐसा एक ग्रुप बन गया है, लोग तो इन पे ही बिलीव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इनकी भी पावर बढ़ती चली जाती है, लोग इनके साथ आते जाते जुड़ते जा रहे थे, ठीक है। तो सरप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। सरप्रेस करना मतलब दबाना। किस चीज को दबाना? ये राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, जो लोगों के मन में इतनी राष्ट्रता की भावना आ रही थी ना, हम हिंदुस्तानी वाली, उसको अंग्रेज दबाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया? द गवर्नमेंट पास्ड मेनी स्ट्रिक्ट लॉ। सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट कानून बना दिए थे। अब इसमें क्या हुआ? दे ऑल्सो यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, मतलब हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाओ, ये सब कुछ करो। तो बस उनका काम यही था कि हमें आपस में लड़ाओ और कुछ सेशन कर लो। तो वो चीज कर रहे थे टू प्रिवेंट द हिंदूज एंड मुस्लिम फ्रॉम यूनाइटिंग। और हिंदू और मुस्लिम को वो एक नहीं होने देना चाहते थे। उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अगर ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो हमको कुछ नहीं कहा जाएगा, राइट। हम अपना शासन ऐसे, हम अपना काम वाम जो है हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ चौपट नहीं होगा। तो यहाँ तो देखिए होता है फिनिश चैप्टर। अब वर्ड्स टू ने एक बार डिवाइड, मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। सिपॉय का मतलब क्या होता है? एन इंडियन सोल्जर सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी। कोई भी भारतीय सोल्जर जो होता था वो इंडियन आर्मी में काम करता था, उसको सिपॉय बोलते थे। एक्चुअली अंग्रेज जो थे ना वो सिपाही नहीं बोल पाते थे, तो वो सिपॉय बोलते थे, ठीक है। सती क्या होता है? कस्टम ऑफ विडो बर्निंग हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पेयर ऑफ हर हस्बैंड। मतलब पति मरा तो चिता में जिंदा जलना, उसी को बोलते हैं सती होना। कास्टिज्म क्या होता है भाई? डिवीजन ऑफ पीपल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन बर्थ। कि आप जो है वो ब्राह्मण में आपका जन्म हुआ है भाई, तो आप ब्राह्मण हो गए। आप क्षत्रिय में हुए तो आप क्षत्रिय हो गए। आप शूद्र में हुए तो आप शूद्र हो गए, ठीक है। तो ये कास्टिज्म होता है। अब बच्चे यहाँ तो होता है हमारे फिनिश चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए इस चैप्टर में अभी भी, ठीक है। चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, प्लस आप ये रिविजन वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो गई है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना। दूसरा, प्लीज जितना हो सकता है इसको शेयर करो, बहुत सारे बच्चों की आप भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम फिनिश होता है यहाँ पे, आप काम शुरू होता है आप लोगों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ, मैं बनाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 16 की, इंडिया विंस फ्रीडम। एक्चुअली अभी तो हमने पढ़ा कि भाई इंडियंस जो थे उनमें विद्रोह कैसे हुआ और क्या इनके मन में आया कि इन्होंने अंग्रेजों को भगाने के बारे में सोचा। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से हमें जो है ये आज़ादी मिली थी। इंडिया विंस फ्रीडम चैप्टर नंबर 16। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।